पश्चिम बंगाल सरकार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य सचिवालय में एक प्रशासनिक समीक्षा बैठक करेंगी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की परियोजनाओं और नागरिक केंद्रित सेवाओं पर बात होगी। इस बातचीत में बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सीएम ममता बनर्जी को आदेश दिया है कि वह इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर बात करें। खबरों की माने तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी बोस ने कहा कि जरूरत पड़े तो पुलिस कमिश्नर को हटाया जाए, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत शिकायतें आ रही हैं। 2 दिन पहले राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मिलकर आए थे। राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार को कोलकाता पुलिस के आयुक्त विनीत गोयल को बदलने की लोगों की मांग पर फैसला करना चाहिए। सीवी आनंद बोस ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि बंगाल सरकार जिम्मेदारी से बच नहीं सकती और राज्य में हो रही चिंताजनक घटनाओं पर चुप नहीं रह सकती। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार को संविधान और कानून के शासन के तहत काम करना चाहिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने अपनी दूसरी सूची में 9 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। इससे पहले कांग्रेस ने शुक्रवार को 32 उम्मीदवारों के नामों के ऐलान किए थे। वहीं अब कांग्रेस ने हरियाणा में अपने कुल 41 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। दूसरी लिस्ट में जिन 9 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, उसमें सबसे बड़ा नाम पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह का है। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के सामने उचाना काला सीट से बृजेंद्र सिंह को उतारा गया है, जो चौधरी वीरेंद्र के बेटे हैं और हिसार से सांसद रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले चौधरी पिता पुत्र ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस में घर वापसी की थी। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस अब तक 41 उम्मीदवारों का नामों का ऐलान कर चुकी है। इससे पहले शुक्रवार को लगातार बैक टू बैक 2 लिस्ट जारी कर कुल 32 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था। पहले लिस्ट में कांग्रेस प्रदेश के कई अहम सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था। बता दें, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से एक चरण में अगले महीने 5 अक्टूबर को चुनाव होगा, जबकि सभी सीटों पर वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। अमेरिका के डलास में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में छात्रों से बातचीत करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि लोगों की अपनी लड़ाई संविधान से चुननी चाहिए और साथ ही ध्यान से चुननी चाहिए। अपनी कैरियर की शुरुआत और अब की तुलना में क्या उनका नजरिया बदला है? इस बात पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं हर मुद्दे को नहीं उठाता, बल्कि बुनियादी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता हूं। उन्होंने कहा कि अब मैं इस नतीजे पर पहुंच चुका हूं कि बोलने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सुनना। सुनने का मतलब है कि खुद को उनकी जगह पर रखना। अगर कोई किसान मुझसे बात करता है तो मैं खुद को उनके दैनिक जीवन में शामिल करने की कोशिश करूंगा और समझूंगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हर मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए। आप महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करें और उसके लिए लड़ें। हमें अपनी लड़ाई सावधानी से चुननी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने मेरे काम के बारे में सोचने के तरीकों को बदल दिया। मैं कहूंगा कि इससे राजनीतिक लोगों की देखना, उनको साथ संवाद करना और उनकी बातों को सुनने के मेरे तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। यह सिर्फ मैं ही नहीं कहता, इस यात्रा में कई लोग शामिल थे। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान हमें सभी के साथ मिलकर शक्तिशाली चीजें की है, जिसकी वजह से हमने योजना भी बनाई है। वह राजनीति से प्रेम के विचार का परिचय था। यह अजीब है, क्योंकि अगर आप ज्यादातर देशों में राजनीतिक चर्चा को देखें तो आपके प्रेम शब्द कभी नहीं मिलेंगे। आपको नफरत, गुस्सा, अन्याय, भ्रष्टाचार से सभी शब्द मिलेंगे, लेकिन शायद ही कभी प्रेम शब्द मिलेगा। भारत जोड़ो यात्रा ने वास्तव में उस विचार को भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में पेश किया और मैं इस बात से चिंतित हूं कि यह विचार कितने अच्छा और कितना अच्छे तरीके से काम कर रहा है। यूपी के सुल्तानपुर में मंगेश एनकाउंटर के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। पूर्व सीएम ने कहा कि जिनकी अपने दल में कोई सुनता नहीं है, उनकी बातें कौन सुनेगा? वैसे भी जाने वालों की बातों का क्या बुरा मानना है? रविवार को अंबेडकर नगर पहुंचे सीएम योगी ने सुल्तानपुर एनकाउंटर पर कहा था कि डकैत के मारे जाने पर सपा को दर्द हो रहा है। सरकार चलाने के लिए जज्बा चाहिए, सत्ता विरासत में मिल सकती है, बुद्धि नहीं। सीएम के इस बयान पर अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि जिनके अपने दल में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनकी बातें कौन सुने? वैसे भी जाने वालों की बातों का क्या बुरा मानना है? जिसके बाद शासनकाल में आईपीएस कई महीनों तक फरार रहे, लाखों रुपए की कमाई वाले थानों की चर्चा रही। बीजेपी के लोग खुद ही पुलिस का अपहरण कर रहे हैं और दंड संहिता के जहां
जगह बुलडोजर संहिता ना ली है और वही मौन हो रही है कि ये बेहतर है। बता दें कि अम्बेडकर नगर में सीएम योगी ने पुलिस एनकाउंटर पर कहा कि यूपी से गुंडे माफिया भाग रहे हैं। बीजेपी के आने के बाद राज्य में माफिया भाग रहे हैं। यूपी अब माफिया मुक्त प्रदेश हो गया है। याद करिए 17 के पहले पुलिस पहले भागती थी, पीछे पीछे गुंडे दौड़ाते थे। आज 17 के बाद उल्टा हो गया है। अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है और अगर उसने कहीं कोई दुस्साहस किया तो फिर वहीं पे राम नाम सत्य है यह भी तय हो जाता है। बहनों और भाइयों, सरकार चलाने के लिए जज्बा चाहिए। सरकार चलाने के लिए दिल भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए। सत्ता विरासत में मिल सकती है, बुद्धि विरासत में नहीं मिलती है। कानपुर में लगातार तीसरी बार ट्रेन की घटना सामने आई है। हर बार इस साजिश के तहत चलती ट्रेनों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है। प्रयागराज से भिवेना के लिए रवाना हुई कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन जब कानपुर के शिवराजपुर के रेलवे ट्रैक के पास पहुंची तो ट्रैक पर एक एलपीजी गैस सिलेंडर रेल की पटरी के बिल्कुल बीच में रखा हुआ था, जिसे ट्रेन को धमकाने के साथ साथ उड़ाने की भी कोशिश की गई थी। घटना कानपुर सेंट्रल से महज 30 किलोमीटर दूर शिवराजपुर क्षेत्र के रेलवे ट्रैक की है। हालांकि ये लाइन बरेली मंडल के अधीन है, लेकिन रात 8:30 बजे यहां से गुजर रही कालिंदी एक्सप्रेस को धमाके से उड़ाने की एक नाकाब साजिश रची गई थी, जिसमें रेल के ट्रैक के बीच में एक एलपीजी गैस सिलेंडर के साथ एक कांच की बोतल और साथ में ही ज्वलनशील पदार्थ और सफेद रंग के केमिकल के साथ रखा गया था। गुजर रही ट्रेन के ड्राइवर ने पटरी पर रखे सिलेंडर को देखकर इमरजेंसी ब्रेक लगाए, लेकिन रफ्तार तेज होने के चलते ट्रेन का इंजन सिलेंडर से टकरा गया और वो उछलकर दूर गिर गया। गनीमत थी कि ट्रेन से टकराने के बाद कोई भी बड़ा हादसा नहीं हुआ। वहीं रेल की पटरी धमाके से उड़ जाती और इंजन समेत बोगियां पटरी से उतर जाती। मौके पर पहुंचे आरपीएफ के असिस्टेंट कमांडर एमएस खान ने बताया कि एक एलपीजी सिलेंडर, माचिस, बोतल और अन्य संवेदनशील वस्तुएं बरामद हुई है। मौके पर जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि एहतियात के तौर पर ट्रेन को 22 मिनट तक रोककर जांच की गई। उसके बाद आगे के लिए ट्रेन को रवाना कर दिया गया। गौरतलब है कि बीते कुछ दिन पहले साबरमती एक्सप्रेस को भी पलटने की साजिश रची गई थी। इस हादसे में 22 बोगियां पलट गई थी। बीजेपी द्वारा अल्पसंख्यक समाज सदस्यता अभियान को लेकर शुरू की गई रथ यात्रा पर संभल से सपा सांसद जियूर रहमान बर्क ने कहा कि कहने और करने में बहुत फर्क होता है और बीजेपी की करनी कथनी में बहुत फर्क है। ये सब अल्पसंख्यकों के लिए सिर्फ दिखावा है। एक तरफ आप अल्पसंख्यकों के हमदर्द हैं और दूसरी तरफ उनकी पीठ में खंजर घोंपने का काम कर रहे हैं। वक्फ का मामला भी तो मुसलमान अल्पसंख्यकों का है, क्यों उस मामले को लेकर उनके साथ भेदभाव करने का काम कर रहे हैं। तो वहीं मुरादाबाद से सपा सांसद रुचि वीरा ने भी बीजेपी के अल्पसंख्यक सदस्यता अभियान और रथ यात्रा को ढकोसला बताया है। देखिए, सब ढकोसलेबाजी है और कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं, ईमानदारी से तो कुछ करते नहीं है और इस तरह के ढकोसले कर रहे हैं, तो इन बातों से कुछ नहीं होगा। कैसे जुड़ जाएगा अल्पसंख्यक जब उन्हें दूसरी नजर से देखने का काम कर रहे हैं हर मौजू पर। देखिए, आप लोग तो सब मुझसे ज्यादा जानते हैं, जो भी एनकाउंटर के मसलों पे भी आप लोगों को पता है। और बुलडोजर की राजनीति कब तक करेंगे इस तरह? अच्छा, जहां बुलडोजर चलने चाहिए वहां चलाते नहीं है। कहने में और करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। भारतीय जनता पार्टी की करनी कथनी में फर्क है। अल्पसंख्यकों के लिए सिर्फ दिखावा है, मुंह से बोल करके कुछ नहीं होता, करना पड़ेगा अगर आप वाकई में दिल के हमदर्द हो। एक तरफ आप दिखावा कर रहे हो अल्पसंख्यकों के हमदर्द हो और दूसरी तरफ उनकी पीठ में आप खंजर घोंपने का काम कर रहे हो। अल्पसंख्यक के नाम, अब मैं पूछना चाहता हूँ, वक्फ का मामला किसका है? मुसलमानों का है, अल्पसंख्यक का है? क्यों उनके उस मामले को लाकर के क्यों उनके साथ भेदभाव करने का प्रयास कर रहे हो? तो यकीन उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में बीते दिनों साध्वी प्राची पहुंची, जहां उन्होंने सबसे पहले नगर के हृदय कहे जाने वाले शिव चौक पर भगवान शंकर के सामने शीश झुकाकर पूजा अर्चना की। तो वहीं उन्होंने इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कन्हैया मित्तल के कांग्रेस में जाने के सवाल पर कहा कि कन्हैया मित्तल से जाकर पूछिए कि क्या अब उन्हें राम प्रिय नहीं है। कानून व्यवस्था पर बोलते हुए साध्वी प्राची ने कहा कि योगी जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं
और साथ ही वो जो कर रहे हैं वो भी ठीक कर रहे हैं। वो प्रदेश में सुख शांति के लिए कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी की सरकार में चारों ओर अपराधी खुलेआम घूम रहे थे और अपराध चरम पर था। बार में आई हूँ क्योंकि आज जो अपराधियों के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, मैं बड़ी आहत हूँ, बहुत दुखी हूँ। मंगेश एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं, योगी सरकार पे क्या कहना इसको लेकर आपका? देखिए, योगी जी जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, प्रदेश में सुख शांति के लिए कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी उस समय चारों ओर अपराधी खुलेआम घूम रहे थे और अपराध चरम पर था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो निर्णय लिए वो बहुत अच्छे निर्णय हैं। अपराधियों पर अंकुश करने के लिए योगी जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी पक्ष किया है अखिलेश यादव का इस बात में। देखिए, जो आज अपराध बढ़ रहे हैं, बलात्कार बढ़ रहे हैं, इन की जो कैटेगरी है वो 3 कैटेगरी है। क्यों बढ़ रहे हैं, किस लिए बढ़ रहे हैं? बदायूं जिले में एक 5 साल के मासूम बच्चे के साथ कुकर्म करने की वारदात सामने आई है। चौंका देने वाली घटना जिले के सहसावा थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई है। यहां गांव के रहने वाले एक व्यक्ति का 5 साल का मासूम बेटा अपने पिता और परिवार सहित अपने मेधा प्लांट पर रविवार शाम को खेल कूद रहा था। इस दौरान तेज बारिश शुरू हो गई। पिता ने अपने 5 वर्षीय मासूम बच्चे से मेधा प्लांट से घर जाने को बोल दिया। पिता की बात सुनकर मासूम अपने घर के लिए चला गया, जिसके बाद रास्ते में 15 साल के आरोपी ने उसे दबोच लिया और खींचकर अपने घर के कमरे में बंद कर लिया। आरोप है कि 5 साल के मासूम बेटे के साथ 15 साल के आरोपी किशोर ने मुंह बंद करके कुकर्म किया। मेरा बच्चा मेधा प्लांट पे गिर रहा मेरे पे, फिर बारिश आई की तो मेरा बच्चा, मेरे पिताजी ने क्या तू जा घर को आ रहा, उसका रास्ता में घर पड़ता है। जब मेरे घर आ रहा बच्चा, तो मेरा बच्चा उन्होंने अपने घर में घुसेड़ लिया कमरे में बंद। तो उसके साथ में गलत काम कर रहा, बुलेट आ रहा, मुझे तो बुलेट पाता दिखाया और चिल्ला रहा, मुंह बंद कर लिया। मेरा बड़ा लड़का आ रहा तो पीछे तो उनने आवाज़ सुनी ही, करीब ऐसा थोड़ी देर बाद आया तो मेरा लड़का। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव के कारण दक्षिणी बंगाल में बीते दिनों सोमवार से भारी बारिश का अनुमान रहा। बता दें कि आईएमडी के अनुसार अगले 24 घंटे में यहां दबाव उत्तर पश्चिम दिशा में ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तटों की ओर बढ़ेगा और गहरे दबाव में तब्दील हो जाएगा। पूर्व और पश्चिम मिदनापुर, उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिले में 9 और 10 सितंबर के बीच भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि दक्षिण बंगाल के अन्य जिलों में हल्की सी मध्यम बारिश हो सकती है। देश के कई राज्यों में मानसून बारिश जारी है। कई राज्यों में बारिश ने खूब आफत मचाई है। आफत का यह सिलसिला अभी भी जारी है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में राजस्थान, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित भारत भर के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के कई इलाकों में बाढ़ का पानी कम होने के बावजूद ताजा बारिश और बदमुरू नदी में तीसरी दरार के कारण शहर के कुछ इलाकों में बाढ़ की स्थिति फिर से बन गई है। आईएमडी ने आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के आसपास के इलाकों में आईएमडी ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं राजस्थान में आईएमडी ने रविवार सुबह अजमेर शहर में भारी बारिश के कारण गंभीर जलभराव के बाद राज्य के पूर्वी हिस्से के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार अगले 24 घंटों में यह दबाव उत्तर पश्चिम दिशा में ओडिशा, पश्चिम बंगाल की तटों की ओर बढ़ेगा और गहरे दबाव में तब्दील हो जाएगा।